हेलो फार्मा स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मजे में। चलिए, जैसा आप लोग को पता है दोस्तों, हम लोग पढ़े हैं डिप्लोमा इन फार्मेसी सेकंड ईयर का सब्जेक्ट फार्मेसी लॉ एंड एथिक्स, जो कि दोस्तों हम लोगों ने पिछले क्लास में चैप्टर नंबर 2 को स्टार्ट किया था, जिसका हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। आज के लेक्चर में दोस्तों बात करेंगे इसके सेकंड पार्ट में, और सेकंड पार्ट में जो हमारा बचा हुआ टॉपिक है, आज इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 को खत्म करेंगे। हाँ, जो हमारा टॉपिक बच गया दोस्तों, पहले वो देख लीजिए। जैसा आप लोग को पता है, हमारा जो टॉपिक बचा हुआ है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया यानी PCI के बारे में हम कंप्लीटली बात करेंगे दोस्तों। उसके बाद पढ़ेंगे एजुकेशन रेगुलेशन के बारे में। एजुकेशन रेगुलेशन में हम देखेंगे दोस्तों 2020, यानी कहने का मतलब है जो रिसेंटली अभी एजुकेशन रेगुलेशन चल रहा है, हम केवल इसके बारे में बात करेंगे। ज्वाइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल क्या होता है, इसके बारे में हमने शॉर्ट में बात कर लिया है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट की बात कर लेंगे। ऑफेंसेस पेनाल्टी क्या होती है, इसके बारे में भी देख लेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। बिना किसी देरी के चलिए चलते अपने टॉपिक की तरफ और इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कंप्लीट करते हैं। देखिए दोस्तों, जो PCI होता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, आप सबको पता है। हमारा जो स्टेट होता है, जितने भी हमारे स्टेट फार्मेसी होते हैं, सबको कंट्रोल कौन करता है? PCI क्या हमारा सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल है, यानी कहने का मतलब है जो हमारा सेंट्रल है सभी स्टेट को क्या करता है, सभी स्टेट के फार्मेसी को कंट्रोल करता है। यानी जो स्टेट के फार्मेसी काउंसिल है उनको कंट्रोल कौन करता है? PCI करता है, रेगुलेट करता है, जैसा कि हमने पहले भी बात कर लिया है। तो दोस्तों PCI क्या कर रहा है? देखिए PCI क्या है, भारत का एक सैचुरेटेड बॉडी है जो फार्मेसी एक्ट 1948 की सेक्शन 3 के अंतर्गत बनाई गई थी। जो फार्मेसी एक्ट 1948 है, इसमें जो सेक्शन 3 है, इसके अंतर्गत PCI का गठन हुआ था, PCI का निर्माण किया गया था। PCI को सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1949 में इस्टेब्लिश किया था। किसने बनाया था दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया था, ध्यान रखिएगा। इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि दोस्तों फार्मेसी एजुकेशन को रेगुलेट करना, यानी आपके स्टेट में फार्मेसी में कैसे पढ़ाई होगी, कैसा क्या चीज़ें होगा, उसको रेगुलेट कौन करता है? PCI। साथ ही दोस्तों फार्मेसी प्रोफेशन को कंट्रोल करना, अब फार्मेसी में आपका प्रोफेशन कैसा हो सकता है, आप क्या काम कर सकते हैं, इसके बारे में भी PCI रेगुलेट करता है। साथ ही फार्मेसी प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड मेंटेन करना, जो भी फार्मेसी प्रैक्टिस जो भी स्टैंडर्ड है, यानी जो भी नियम कानून है, उसको कैसे सेट करना है, ये भी PCI ही देखता है। देखिए दोस्तों, याद रखिएगा, एक इंपॉर्टेंट बहुत बार पूछा गया है, PCI को हर 5 साल में रिकॉग्नाइज्ड किया जाता है, यानी कहने का मतलब है रिकॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, पुनर्गठित किया जाता है। इसमें यानी कोई न कोई चीज़ें अपडेट की जाती हैं, कितने? हर 5 साल में। क्लियर। अब बात करेंगे दोस्तों कंपोजिशन या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ PCI, यानी PCI किस किस से मिलकर बना होता है, कितने कितने लोग सदस्य होते हैं PCI में, कितने मेंबर्स होते हैं और किस टाइप के मेंबर्स होते हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो PCI में लगभग 79 मेंबर्स होते हैं दोस्तों, और ये 3 प्रकार के मेंबर्स हो सकते हैं। पहला क्या है? नॉमिनेटेड मेंबर। दूसरा क्या है? इलेक्टेड मेंबर। तीसरा क्या है? एक्स ऑफिशियो मेंबर। नाम से क्लियर है, नॉमिनेटेड। इनको क्या किया गया होगा? नॉमिनेट किया गया होगा। तो नॉमिनेटेड मेंबर में दोस्तों कौन कौन आते हैं, पहले उसके बारे में बात करेंगे। जैसा आप यहाँ पे डायग्राम में देख रहे होंगे, नॉमिनेटेड मेंबर में 6 मेंबर आते हैं दोस्तों, UGC यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के तहत नॉमिनेट किए जाते हैं। इसके इधर आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं, इसके बारे में देख सकते हैं उनके पास क्या एबिलिटी होनी चाहिए, उसको कौन नॉमिनेट करता है। क्लियर। हम बात यहाँ क्या बात करेंगे, कितने मेंबर को नॉमिनेट करता है, कौन कर रहा है। ठीक, 6 मेंबर कौन कर रहा है दोस्तों? नॉमिनेटेड में UGC कर रहा है। उसके बाद फिर आगे देखेंगे तो हमारा 6 मेंबर और सेंट्रल गवर्नमेंट करता है, और 37 मेंबर दोस्तों स्टेट गवर्नमेंट करते हैं। कितने? 37 मेंबर स्टेट गवर्नमेंट करते हैं, यानी हर एक स्टेट अपना अपना एक क्या करता है, प्रत्येक स्टेट गवर्नमेंट अपना एक मेंबर यहाँ पे भेजता है दोस्तों, नॉमिनेट करके भेज देता है। आगे बात करेंगे तो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ UGC मेंबर होगा, एक UGC का रिप्रेजेंटेटिव होगा, एक मेंबर वो हो जाएगा। उसके बाद फिर एक मेंबर किसका होगा? AICTE का होगा, मतलब ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के भी एक मेंबर यहाँ पे होते हैं। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से जब हम दोस्तों काउंट करेंगे तो टोटल हमारे जो नॉमिनेटेड मेंबर कितने हो जाएंगे दोस्तों? 51 मेंबर हो जाएंगे। 6 इधर 12 हो जाएगा, और 12 37, और उसके बाद इधर 1 जब इसको ऐड करेंगे तो टोटल 51 मेंबर हो जाते हैं। उसके बाद बात करेंगे दोस्तों इलेक्टेड मेंबर। इलेक्टेड मेंबर कौन कौन से हो सकते हैं? तो इलेक्टेड मेंबर में दोस्तों स्टेट फार्मेसी काउंसिल के मेंबर होते हैं, जो कि टोटल कितने हैं? 24 मेंबर होते हैं। और मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया के एक मेंबर होता है दोस्तों इसमें, जो कि और टोटल मिला के कितने हो जाते हैं? 25 मेंबर। यानी इलेक्टेड मेंबर कितने होंगे दोस्तों? 25 मेंबर हो जाते हैं। आगे बात करेंगे एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं। एक्स ऑफिशियो भी दोस्तों 3 मेंबर होते हैं। पहला जो इसमें एक्स ऑफिशियो में है, डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विस का एक होता है। दूसरा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया का एक मेंबर होगा, और तीसरा जो हमारा यहाँ पे होगा, डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी का एक मेंबर होते हैं। यानी टोटल कितने होंगे दोस्तों? 51 हो जाएंगे नॉमिनेटेड, 25 होंगे इलेक्टेड, और 3 क्या होंगे? एक्स ऑफिशियो।
इस तरीके से जो हमारा पीसीआई का जो टोटल मेंबर होंगे दोस्तों कितने हो जाते हैं, 69 मेंबर हो जाते हैं। आगे बात करेंगे फंक्शन ऑफ पीसीआई। पीसीआई का फंक्शन क्या है, आप सबको पता है पीसीआई क्या काम करता है। तो अभी ऊपर हमने बात किया है, पीसीआई क्या करेगा, एजुकेशन पैटर्न को क्या करता है, डिजाइन करता है, इंस्टीट्यूट को अप्रूव करता है कि आप यहाँ पे फार्मेसी की पढ़ाई करवा सकते हैं, नहीं करवा सकते हैं, विड्रॉल और ऑफ अप्रूवल, और विड्रॉल भी कर सकता है, यानी कहने का मतलब है आपके फार्मेसी जो इंस्टीट्यूट है उसकी लाइसेंस भी रद्द कर सकता है। रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन, जो भी कोई अगर फॉरेन से यानी विदेश से अगर कोई फार्मेसी की पढ़ाई करके आ रहा है तो उसको क्या करना, उसको रिकॉग्निशन देना, यानी कहने का मतलब उसको पहचान देना कोई इसका टेस्ट लेके किसी माध्यम से, जिससे वो अपने इंडिया में क्या कर सके, फार्मेसी की प्रैक्टिस कर सके। आगे क्या, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन करवाना, साथ में मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर, जो सेंट्रल रजिस्टर है उसको मेंटेन करने का भी काम करता है पीसीआई। एजुकेशन रेगुलेशन तो करता ही है, इसको हम तो बात कर लिए हैं। बात करें देखिए डिजाइन ऑफ एजुकेशनल पैटर्न। पीसीआई क्या करता है, एजुकेशनल पैटर्न को दोस्तों डिजाइन करता है, यानी फार्मेसी कोर्स का सिलेबस बनाने का काम करता है। कोर्स को टाइम टू टाइम अपडेट करता है, जैसे डिप्लोमा इन फार्मेसी हो सकता है, बी फार्मा हो सकता है, फार्मा डी हो सकता है। इन सबको कौन कंट्रोल करता है दोस्तों, इन सबके सिलेबस को पीसीआई कंट्रोल करता है। पीसीआई बताता है कि सिलेबस में क्या पढ़ना चाहिए, क्या कैसे पढ़ना है। क्लियर। अगला जो इसमें था दोस्तों, अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूशन। कोई भी इंस्टीट्यूट अगर फार्मेसी कोर्स शुरू करना चाहता है तो उसे पीसीआई से क्या लेना पड़ता है दोस्तों, अप्रूवल लेना पड़ता है। अप्रूवल के प्रोसेस होते हैं, जैसे पहले आप एप्लीकेशन भेजेंगे, इंस्टीट्यूट पीसीआई को एप्लीकेशन भेजेगा, उसके बाद इंस्पेक्शन होगा। जो भी पीसीआई के इंस्पेक्टर होंगे वो आएंगे, चेक करेंगे क्या क्या चेक कर सकते हैं, बिल्डिंग चेक करेंगे, लेबोरेटरी चेक करेंगे, इक्विपमेंट चेक करेंगे, स्टाफ है कि नहीं है, हॉस्पिटल ट्रेनिंग की फैसिलिटी है कि नहीं, ये सब चीज़ें चेक करते हैं। ये सब चेक करने के बाद दोस्तों अप्रूवल दे दिया जाता है। अगर पीसीआई इंस्पेक्शन रिपोर्ट से सेटिस्फाई होती हैं तो अप्रूवल दे दी जाती हैं, और अगर फैसिलिटी एडिक्वेट नहीं होती हैं तो एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी जाती हैं। आगे बात करेंगे दोस्तों डिक्लेरेशन। जब अप्रूव दे देगा तो उसके बाद क्या कर देगा, डिक्लेयर कर देगा, मतलब अपने साइट पे जाके शो करने लगेगा, यानी आपका जो इंस्टीट्यूट है, आपका जो कॉलेज है, पीसीआई के साइट पे शो करने लगेगा। अप्रूवल मिलने के बाद इंस्टीट्यूशन का नेम ऑफिशियल गजट में पब्लिश किया जाता है, जिससे कि आपका नाम क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा, और आपके कॉलेज को मान्यता प्राप्त हो जाएगी। गजट क्या होता है दोस्तों, गवर्नमेंट द्वारा प्रकाशित एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन होता है जिसमें आपकी कॉलेज की जो भी मान्यता है वहाँ पे दिखाई दी जाती है। आगे बात करेंगे विड्रॉल ऑफ अप्रूवल। पीसीआई का ये भी काम होता है कि अगर कोई इंस्टीट्यूट एजुकेशनल रेगुलेशन फॉलो नहीं करता है तो पीसीआई उसे नोटिस भेजती है। इंस्टीट्यूशन को 3 महीने के अंदर एक्सप्लेनेशन देने का मौका दिया जाता है। अगर एक्सप्लेनेशन जो होगा उसका सेटिस्फैक्ट्री नहीं होगा तो अप्रूवल विड्रॉल कर दिया जाएगा, यानी जो उसे अप्रूव दिया गया था कोर्स चलाने के लिए अब उसको खत्म कर दिया जाएगा। यानी कहने का मतलब है आपके जो फार्मेसी का इंस्टीट्यूट का जो लाइसेंस है उसको खत्म कर दिया जाएगा पीसीआई के द्वारा। आगे क्या है, रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेन क्वालिफिकेशन। अगर किसी व्यक्ति ने इंडिया के बाहर फार्मेसी एजुकेशन प्राप्त की है, यानी फार्मेसी की पढ़ाई की है, तो पीसीआई उसकी क्वालिफिकेशन को क्या करती है दोस्तों, इवेलुएट करती है, यानी उसकी जांच पड़ताल करती है। अगर पीसीआई सेटिस्फाई होती है तो उस व्यक्ति को इंडिया में फार्मेसी प्रैक्टिस की परमिशन मिल जाती है, यानी अब वह व्यक्ति इंडिया में फार्मेसी की क्या कर सकता है, अपना मेडिकल स्टोर खोल सकता है, जो भी फार्मेसी की चीज़ें हैं वो कर सकता है। अगला क्या, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मेसी प्रैक्टिस करने के लिए व्यक्ति क्वालिफाइड होना चाहिए, ट्रेनिंग पूरी होनी चाहिए, मिनिमम 18 एज होना चाहिए, फिर उसका रजिस्ट्रेशन किया जाता है। क्या हो, पहली बात तो जैसे डी फार्मा बी फार्मा पास हो, अपना ट्रेनिंग कंप्लीट करे, उसका मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 18 है, फिर उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे किया जाता है। आगे बात करेंगे मेंटेनेंस ऑफ सेंट्रल रजिस्टर। जो सेंट्रल रजिस्टर होता है इसको भी मेंटेनेंस करने का काम पीसीआई करता है। पीसीआई एक सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट मेंटेन करती है। इसमें इंडिया के सभी स्टेट के रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के नाम होते हैं। जैसे मैं अगर रजिस्टर्ड हूँ दोस्तों प्रेजेंट टाइम में, तो मेरा स्टेट में भी नाम होगा और मेरा सेंट्रल में भी नाम होगा। किस स्टेट में नाम होगा, जिस स्टेट से आपका रजिस्ट्रेशन हुआ है। जैसे मेरा हुआ है यूपीपीसी, उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से हुआ है, और उसके बाद फिर जो पीसीआई है तो पीसीआई के थ्रू भी हो जाएगा, यानी कहने का मतलब है एक स्टेट होगा सेंट्रल। समझ में आ रहा है। आगे बात करेंगे दोस्तों एजुकेशन रेगुलेशन। पीसीआई और क्या करता है, एजुकेशन रेगुलेशन में भी हेल्प करता है। जैसे पीसीआई के द्वारा बनाए गए एजुकेशन स्टैंडर्ड को एजुकेशन रेगुलेशन कहा जाता है, यानी पीसीआई ने एजुकेशन के कैसे कैसे स्टैंडर्ड सेट किए हैं, क्या पढ़ाना है, क्या कोर्स का ड्यूरेशन रहने वाला है, कोर्स में कौन कौन से सिलेबस होने वाले हैं, कौन से टॉपिक होने वाले हैं, सब एक कौन करता है, पीसीआई बताता है। जैसे फार्मेसी कोर्स में एडमिशन की मिनिमम क्वालिफिकेशन है, पीसीआई बताएगा कि आपकी इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन, जैसे यहाँ पे क्या दिया जाता है दोस्तों, 12th दी जाती है। आगे बात करेंगे कोर्स में पढ़ाए जाने वाले सब्जेक्ट और टॉपिक क्या होंगे, पीसीआई बताता है। थ्योरी और प्रैक्टिकल्स के पीरियड कितने होंगे वो भी पीसीआई बताता है। कोर्स का ड्यूरेशन कितना रहने वाला है, जैसे 2 साल का कोर्स है, फिर 3 महीने का इंटर्नशिप, ये भी कौन, पीसीआई बताता है। हॉस्पिटल ट्रेनिंग का वही ड्यूरेशन कितना होता है उसको भी बताएगा। इंस्टीट्यूशन में रिक्वायर्ड फैसिलिटी इक्विपमेंट क्या होना चाहिए, यानी आपके इंस्टीट्यूट में कौन कौन सी फैसिलिटी
फैकल्टी होनी चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट होने चाहिए, ये भी पीसीआई अपने गजट में बताता है। साथ में एग्जाम पास करने के लिए मिनिमम पासिंग मार्क्स कितने होंगे। अगर आप एग्जाम पास करना चाहते हैं, जैसे बीटीयूपी का एग्जाम है, तो मिनिमम कितना है 40 नंबर। तो आपका अगर 40 नंबर आ जाता है दोस्तों तो आप एग्जाम पास कर जाएंगे। अगर एग्जाम आप पास नहीं कर पाते हैं वो तो आपको क्या उसके लिए पीसीआई भी बताता है कि आपको प्रमोट कैसे होंगे, कैसे आप फेल माना जाएगा, वो सब पीसीआई आपको बताएगा। जैसे एजुकेशन रेगुलेशन 2024 डिप्लोमा इन फार्मेसी हम पढ़ेंगे, क्योंकि हम आपको डिप्लोमा इन फार्मेसी पढ़ा रहे हैं तो हम डिप्लोमा इन फार्मेसी की बात करेंगे। अब एजुकेशन रेगुलेशन जो 2020 है इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि रिसेंटली यही चल रहा है। देखिए, अंडर फार्मेसी एक्ट 1948 में एजुकेशन रेगुलेशन ER के वे रूल्स जिन्हें फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया जाता है, ताकि पूरे भारत में फार्मेसी एजुकेशन का यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड बना रहे। इन रेगुलेशन में एडमिशन, कोर्स ड्यूरेशन, सिलेबस, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, एग्जामिनेशन, क्वालिफिकेशन से संबंधित नियम दिए गए हैं। पहले इसमें जो बात करेंगे, इसमें अलग अलग चैप्टर दिया गया। पहला जो इसमें चैप्टर दिया गया है दोस्तों, क्वालिफिकेशन फॉर फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट के लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए, पहले चैप्टर में बताया गया है। या कि किसी व्यक्ति को फार्मासिस्ट के रूप में रजिस्टर होने के लिए निम्न क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है, जैसे उसने डिप्लोमा इन फार्मेसी सक्सेसफुली पास किया हो, डी फार्मा के 3 पार्ट्स कंप्लीट किए हो। कौन कौन से पार्ट, जैसे डी फार्मा का फर्स्ट ईयर वो कंप्लीट पास हुआ हो, डी फार्मा का सेकंड ईयर कंप्लीट पास हुआ हो, साथ ही वो हॉस्पिटल ट्रेनिंग भी किया हो। पीसीआई के द्वारा अप्रूव्ड कोई भी अनइक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन हो, यानी कहने का मतलब अगर आप डी फार्मा नहीं किया है तो पीसीआई के द्वारा अगर कोई भी दूसरे कोई क्वालिफिकेशन है जो फार्मासिस्ट के लिए माने जाता है, जैसे बी फार्मा हो गया तो, या फार्मा डी हो गया, क्लियर। तो इसको अगर ये भी किया है तब भी उसको क्या रजिस्ट्रेशन करने का क्या मौका दिया जाएगा। यानी इस प्रकार के बिना अप्रूव्ड क्वालिफिकेशन के कोई भी व्यक्ति रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं बन सकता। यानी जब तक पीसीआई ने जिस कोर्स को अप्रूव नहीं किया है, अगर वो कोई सोचे बीएससी कर लें फिर जाके फार्मासिस्ट बन जाए तो नहीं बनेगा। क्योंकि जो पीसीआई ने जो कोर्स अप्रूव किया है वही कोर्स करने के बाद आप जाके क्या रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। पहले में क्या हो गया, फार्मासिस्ट का रजिस्ट्रेशन। दूसरा जो इसमें आप चैप्टर आता है दोस्तों, उसमें डिप्लोमा इन फार्मेसी कोर्स, जो आपका डिफार्मा का कोर्स है उसके बारे में बात किया है। जैसे एडमिशन इन डिफार्मा पहले देखा है, फर्स्ट सेक्शन में क्या है, एडमिशन डिफार्मा। डिफार्मा में आप एडमिशन कैसे ले सकते हैं, तो डिफार्मा कोर्स में एडमिशन के लिए स्टूडेंट को 12th प्लस एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, यानी आपकी 12वीं जो हो कंप्लीट होनी चाहिए। रिक्वायर्ड सब्जेक्ट क्या होना चाहिए दोस्तों, आपको 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स हो सकता है। यानी कहने का मतलब है ये नहीं आप आर्ट साइंस से पढ़े हैं तो आप जाके फार्मेसी कर सकते हैं, ऐसा नहीं होगा। अगर आप साइंस साइड से हैं तभी आप जाके फार्मेसी कर सकते हैं। इसका उद्देश्य यह है कि स्टूडेंट के पास साइंस बैकग्राउंड हो, ताकि ड्रग साइंस को प्रॉपरली समझ पाए। यानी कहने का मतलब है जो आपका 12th हो क्या हो, साइंस से होना चाहिए। आगे बात करेंगे ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। इसमें ड्यूरेशन ऑफ कोर्स भी दिया जाता है। दूसरे इसके सब पार्ट में क्या है, ड्यूरेशन ऑफ कोर्स। यानी डी फार्मा कोर्स की टोटल ड्यूरेशन कितनी है दोस्तों, 2 एकेडमिक ईयर्स होती है। यानी 2 वर्ष की क्या होती है, एकेडमिक ईयर्स मानी जाती है 2 वर्ष की। साथ में इंपॉर्टेंट कंडीशन कुछ होती हैं, प्रत्येक एकेडमिक ईयर में मिनिमम 180 वर्किंग डेज होने चाहिए। यानी कहने का मतलब है जो अभी आपका एकेडमिक ईयर चल रहा है उसमें कम से कम 360 में से आपको 180 दिन आपकी क्लास चलनी चाहिए। कोर्स कंप्लीट करने के बाद हॉस्पिटल ट्रेनिंग मैंडेटरी होती है। यानी जब आप कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं तो आपको हॉस्पिटल ट्रेनिंग जरूर करना पड़ेगा। हॉस्पिटल ट्रेनिंग की बात करें तो उसमें आपको कम से कम 500 आवर्स काम करने पड़ेंगे। यानी कहने का मतलब है कम से कम लगभग 3 महीने एक दिन में, क्योंकि जो टाइम गवर्नमेंट का जो हॉस्पिटल का जो टाइम पीरियड चलता है 8 घंटे का चलता है, तो उस प्रकार से आप देखेंगे तो करीब 3 महीने का आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा, यानी मिनिमम 3 मंथ। इस ट्रेनिंग का उद्देश्य स्टूडेंट को प्रैक्टिकल फार्मेसी प्रैक्टिस सिखाना होता है, जिसमें आप जाके मेडिसिन के बारे में सीखेंगे, मेडिसिन को कैसे, प्रिस्क्रिप्शन को कैसे पढ़ा जाता है, ये सब चीज़ें कि उसके ड्रग इंट्रैक्शन क्या होते हैं, ये सब चीज़ों के बारे में आप जाकर वहाँ समझेंगे। आगे बात करेंगे दोस्तों कोर्स ऑफ स्टडी। आप कोर्स कौन अपने जो स्टडी का उसमें कौन कौन सा कोर्स होने वाला है, तो कोर्स की बात कर लें तो डी फार्मा फर्स्ट ईयर के जो सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, फर्स्ट ईयर में बेसिक फार्मास्यूटिकल साइंस पढ़ाई जाती है, जिसमें क्या क्या हो सकता है। पहला होगा फार्मास्यूटिक्स होगा, जो आपने पढ़ लिया होगा। दूसरा क्या है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है। तीसरा क्या है, फार्माकोग्नोसी है। चौथा क्या है, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। उसके बाद अगला जो आता है दोस्तों सोशल फार्मेसी होता है। क्लियर, तो आप इसको देख लीजिए, आप इसको एक बार अच्छे से देख लीजिए, यहाँ पे समझ लीजिए। बाकी ये सब तो मान लीजिए चैप्टर का आपके जो सिलेबस है उसका नाम है। क्लियर, तो आपके सबसे क्या है सब्जेक्ट हैं। देखिए अगला जो है डी फार्मा सेकेंड ईयर के कौन से सब्जेक्ट होंगे उसके बारे में बात किया है। देखिए फार्माकोलॉजी हो सकेगा, कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट होगा, फार्माकोथेरेपेटिक्स होगा, हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी होगा। साथ ही दोस्तों फार्मेसी लैंड एथिक्स, जो कि प्रेजेंट टाइम में हम पढ़ रहे हैं। हॉस्पिटल उसके बाद फिर होगा फार्मेसी लैंड एथिक्स। यानी मिला के कितने होंगे, 5 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर में और 6 सब्जेक्ट आपके सेकंड ईयर में होगा। क्लियर, अगला जो होगा इसमें अगला पार्ट क्या आता है दोस्तों, हॉस्पिटल ट्रेनिंग। हमने फर्स्ट ईयर देख लिया, सेकंड ईयर देख लिया, आप क्या देखेंगे, हॉस्पिटल ट्रेनिंग।
ट्रेनिंग। सेकंड ईयर के बाद स्टूडेंट को हॉस्पिटल या फार्मेसी ट्रेनिंग करनी होती है। ट्रेनिंग में क्या क्या आप सीखेंगे, क्या क्या एक्टिविटी करेंगे, जैसे स्टॉकिंग ऑफ ड्रग एंड मेडिकल डिवाइस, आप वहाँ पर दवाओं को रखना सीखेंगे, जैसे कि इस दवा को कैसे रैक पे रखा जाता है वो सब देखेंगे। इन्वेंट्री कंट्रोल प्रोसीजर देखेंगे, कैसे आपके फार्मेसी में कैसे दवा को कंट्रोल किया जाता है, यानी आउट ऑफ स्टॉक ना हो जाए, पेशेंट दवा मांगने आए और आप बोलें कि सर दवा नहीं है, तो ऐसा ना हो नहीं पाए, कैसे आपको स्टॉक को मेंटेन रखना है, इसके बारे में। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन को कैसे आप हैंडल करेंगे, जो डॉक्टर लिख के पर्चा दे रहा है दवा के लिए आप उसे कैसे पढ़ेंगे उसके बारे में सीखेंगे। डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन, आप मेडिसिन को कैसे डिस्पेंस करेंगे, कैसे देंगे पेशेंट को, उसके बारे में सीखेंगे। पेशेंट काउंसलिंग, इस ट्रेनिंग से स्टूडेंट को रियल फार्मेसी प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस मिलता है। आगे बात करेंगे दोस्तों अप्रूवल ऑफ इंस्टीट्यूट, यानी कोई भी इंस्टीट्यूट डी फार्मा कोर्स कंडक्ट नहीं कर सकती है जब तक उसे अप्रूवल ना मिले। यानी किससे मिलना है अप्रूवल, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया से, PCI से। अप्रूवल तभी मिलता है जब इंस्टीट्यूट में प्रॉपर बिल्डिंग हो, लेबोरेटरी हो, इक्विपमेंट हो, क्वालिफाइड टीचर स्टाफ हो, ट्रेनिंग फैसिलिटी उपलब्ध हो, तभी जाकर उसको क्या मिलता है दोस्तों, अप्रूवल मिल जाता है। लेकिन आपको एक बात और बता दें, जो भी हमने आपको बताया अप्रूवल फार्मास्यूटिकल्स सिर्फ एक कागजी में है, प्रेजेंट टाइम में सब दलाली करके सब ले रहे हैं। हम बहुत सारे देख रहे हैं, कोई भी जाके कुछ नहीं है, ना स्टाफ है, ना इक्विपमेंट है, ना लैब है, कुछ नहीं है, फिर भी जाके मान्यता दे दी जा रही है। क्यों? क्योंकि पैसा जहाँ चल रहा है वहाँ पे क्या चलेगा। आगे बात करेंगे, देखिए अगला हम इसमें पार्ट में बात करते हैं दोस्तों एग्जामिनेशन डी फार्मा में 3 प्रकार के एग्जामिनेशन होते हैं। पहले बात करेंगे एनुअल एग्जामिनेशन, जो कि आपके एकेडमिक ईयर में होती है, मतलब साल के अंत में एक बार होगी। इसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल के दोनों होते हैं। दूसरा क्या, सप्लीमेंट्री, मान लीजिए आपने क्या किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए, तो अगर किसी सब्जेक्ट में फेल होंगे तो आपका बैक हो गया, तो उसके लिए आप सप्लीमेंट्री एग्जाम दे सकते हैं। अगला जो है दोस्तों सेशनल एग्जामिनेशन, जो कि इंटरनल होता है और ये 20 नंबर आपके कॉलेज के द्वारा दिया जाता है, जो इंस्टीट्यूशन द्वारा कंडक्ट किया जाता है, यानी उस कॉलेज के द्वारा भी ये नंबर दिया जाता है और आपके सेशनल कराए जाते हैं। क्लियर। आगे बात करेंगे एलिजिबिलिटी फॉर अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन, आपके पास क्या एलिजिबल होना चाहिए, आप एग्जाम में कैसे अपेयर होंगे। देखिए स्टूडेंट को एग्जाम में बैठने के लिए मिनिमम 75% अटेंडेंस होना अनिवार्य होता है। अगर अटेंडेंस कम है तो स्टूडेंट एग्जाम के लिए एलिजिबल नहीं होगा। क्लियर। सिर्फ ये कहने की बात है दोस्तों, प्राइवेट में सब हो रहा है। आगे बात करेंगे, देखो मिनिमम पासिंग मार्क, आपके मिनिमम पासिंग मार्क कितने होने चाहिए। एग्जाम पास करने के लिए स्टूडेंट को मिनिमम 40% मार्क्स प्राप्त करने होंगे। इंपॉर्टेंट रूल है, प्रैक्टिकल और थ्योरी सेपरेट पास करना जरूरी है। यानी कहने को मतलब जो थ्योरी और प्रैक्टिकल वो अलग अलग पास है, नहीं है कि आपको प्रैक्टिकल में मिला के 20 पा गए, थ्योरी में 20 पा गए पास हैं, ऐसा नहीं है। प्रैक्टिकल में भी आपके 40 होना चाहिए, थ्योरी में भी 40 होना चाहिए। हाँ, हो सकता है वो एक्सटर्नल और इंटरनल मिला के हो, यानी सेशनल और जो बाहर होता है एग्जाम उसको मिला के हो, तब भी 40 माना जाएगा। और लेकिन ये कहीं प्रैक्टिकल और थ्योरी का मिला दें तो वो नहीं माना जाएगा। ठीक है। आगे क्या बात करेंगे, प्रमोशन टू सेकंड ईयर। अगर मान लीजिए फर्स्ट ईयर में आप किसी सब्जेक्ट में बैक लग रहा है तो आप सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे। यानी स्टूडेंट को सेकंड ईयर में प्रमोशन तभी मिलेगा जब वो 2 से अधिक सब्जेक्ट में फेल ना हो। यानी अगर आपको 2 सब्जेक्ट में बैक है तो आप सेकंड ईयर में प्रमोट हो जाएंगे। अगर आप 3 सब्जेक्ट में अगर आपका बैक लग गया तो आपको फेल माना जाएगा। अगर स्टूडेंट 3 या उससे अधिक सब्जेक्ट में फेल हो जाता है तो उसे फर्स्ट ईयर में रिपीट करना पड़ेगा, यानी फिर से उसे फर्स्ट ईयर पढ़ना पड़ेगा। क्लियर। तो इसी के साथ दोस्तों जो हमारा चैप्टर था, हमने इस चैप्टर को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और जो हमारा टॉपिक था दोस्तों, हमने टॉपिक तो अच्छे से कंप्लीट कर ही लिया है। आप एक काम करिए, इतना आप पढ़िए और आपको जहाँ ना समझ आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए अगर आपने दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फार्मा दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। हम मिलते हैं 3rd चैप्टर में, और बहुत ईजिली और लॉन्ग चैप्टर है और बहुत अच्छे से उस चैप्टर, वो इंपॉर्टेंट चैप्टर को हम खत्म करते हैं। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। बाय बाय।